नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हमारा जो सीईटी का हमने जो क्लासेस शुरू की हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, हम बात कर रहे थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। उसमें हमने पहला एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था भौतिक परिवर्तन वाला। हमने भौतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ गुण भी देखे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे, उदाहरण भी देखे जो परीक्षाओं में आते भी हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम जो उसका नया चैप्टर है, नया जो पार्ट है उसका, उस पर चर्चा करेंगे, जो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इस पर हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उन पर हम बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, उन रासायनिक गुणों में क्या हो, परिवर्तन हो, तथा उसका जो संगठन होता है उसमें क्या हो, परिवर्तन हो। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक जो गुण होंगे उन रासायनिक गुणों में क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा और उसका जो संगठन है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे जो परिवर्तन होंगे, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि हमने भौतिक गुणों में कुछ विशेषताएं देखी थी, कुछ गुण देखे थे उसके, ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी कुछ बातें देखेंगे। नंबर एक, कि जो रासायनिक इसके गुणों की बात करें हम कि क्या गुण होगा इसका, इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहला जो गुण है वो है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, पदार्थ के जो रासायनिक गुण होंगे उन पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी उसकी क्या विशेषता हो सकती है, क्या इसके गुण हो सकते हैं? नंबर एक, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन से यहां तात्पर्य क्या है? रासायनिक गुणों से तात्पर्य है कि जो गुण होंगे उसके, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि दूध है, दूध से दही का बनना, दूध से किसका बनना, दही का बनना, ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पदार्थ, जो दूध है, उस दूध के जो रासायनिक गुण है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। दही के रासायनिक गुण अलग होते हैं जबकि दूध के रासायनिक गुण अलग प्रकार के होते हैं। तो उनके जो गुण हैं उन गुणों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा बात कि ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो परिवर्तन है वे अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होंगे? अनुत्क्रमणीय प्रकार के प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय प्रकार का ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये लिख देते हैं। ये जो परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा कि उत्क्रमणीय का मतलब अगर परिवर्तन का कारण हम हटा दें तो परिवर्तन का कारण हटा देने पर क्या हो जाता है, हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि उत्क्रमणीय था। जैसे जल है, जल से बर्फ बन गई, बर्फ से पुनः क्या बन गया, जल बन गया। अर्थात जब हम प्रक्रम के कारण को, परिवर्तन के कारणों को हटा देते हैं तो हमें प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर हम दूध से दही बन गया तो वापस हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। एक और अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे कोयला है या कोई कागज है, उस कागज या कोयले के जल जाने से, बताइए कागज जब जल जाएगा या जब कोयला जल जाएगा, तो कोयले या कागज के जल जाने से हमें
वापस से कागज प्राप्त नहीं होगा। कोयला जल गया तो उससे राख बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगी, ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी, प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब हम परिवर्तन के कारण को हटा भी दें तब भी हमें वापस से प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, कागज हमें प्राप्त नहीं होगा, कोयला जलने के बाद प्राप्त नहीं होगा, मैग्नीशियम को यदि जलाए तो हमें वो वापस से मैग्नीशियम प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। यहां लिख देता हूं मैं कि परिवर्तन का कारण हटा देने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होगा। और क्या हो सकती है इसकी विशेषता? इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे दूध है तो दूध से क्या बन गया? दही बन गया। दूध से दही बन गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दूध से दही का बनना अर्थात एक नए पदार्थ का क्या हो गया है? निर्माण हो गया। जैसे वहां हमने देखा था कि लकड़ी को जब हमने काटा था तो लकड़ी के काटने से हमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था। वो लकड़ी थी, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ था, केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ था, उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था। ये नहीं है कि लकड़ी को काट दिया तो उससे कोई सोने की छड़ या कोई सोने की हमें वो टुकड़ा प्राप्त हो गया या लोहे का टुकड़ा प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। अर्थात नए पदार्थ का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे यदि हम लकड़ी के टुकड़े को जला देंगे तो जला देने पर उसका रासायनिक संगठन बदल जाएगा, वो कोयले में बदल सकता है और वो कोयले आगे चलकर अगर जलेगा तो हमें राख भी प्राप्त होगी, ऊष्मा भी प्राप्त होगी, प्रकाश भी प्राप्त होगा। तो लकड़ी के जल जाने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन लकड़ी के काटने से हमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जलना और काटना दो अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जलना रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जबकि काटना किसी भी वस्तु को काटना, चाहे लोहे को काटे, सोने को काटे, पीतल तांबा को काटे या किसी भी पदार्थ को हम काटें तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? अगर कहीं कोई वस्तु कट रही है, उसको काटा जा रहा है, तो जब भी काटा जाएगा तो इसका मतलब वो परिवर्तन भौतिक होगा। परंतु जब किसी वस्तु को जलाया जाएगा तो जलाना किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा? अगर कोई चीज जलाई जा रही है, अगर ये पेपर में आता है आपके कि कागज को जलाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है, लकड़ी को जलाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है, कागज को जलाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है। ये सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। एक बात और, क्योंकि वो परिवर्तन अस्थायी था, जबकि ये परिवर्तन क्या होते हैं? ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं ये परिवर्तन? स्थायी होते हैं। एक बार यदि कोई परिवर्तन हो गया तो वो वापस से स्थायित्व ही हो गया है, वो वापस से तो वैसा नहीं बन सकता जैसा कि वो पहले था। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा अगर हम समझे कि एक तो हमारा क्या था कि जल था, हमने इसको गर्म किया और ये वाष्प बन गया। क्या बन गया? वाष्प बन गया। वाष्प में तब्दील हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। क्या ये वाष्प लगातार बनी रहेगी? क्या ये कभी वापस से जल नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। इसको ठंडा करेंगे अर्थात इसका संघनन किया जाएगा और जब संघनन होगा तो पुनः जल बन जाएगा। अर्थात ये बताइए किस प्रकार का परिवर्तन होगा? किस प्रकार का परिवर्तन है? अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। अवस्थाओं में जब परिवर्तन होगा तो अवस्थाओं में जब परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। परंतु यही हमने एक पदार्थ लिया जैसे कि
यहां हमने लिया, दूध का किण्वन हुआ और दूध से क्या बन गया, दही बन गया। दूध से दही का बनना ये स्थायी हो गया है। अब दही बन गई है, वापस दूध नहीं बनेगा, इसने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया, अब ये स्थायी हो गया तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसे परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात हो, ये जो परिवर्तन होते हैं, आप ये मानकर चलना जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसका संगठन बदलेगा और वो किसको प्रदर्शित करेंगे, रासायनिक परिवर्तन को परिवर्तित करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परिवर्तन होगा या जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सभी रासायनिक अभिक्रिया किसको प्रदर्शित करेंगी, कौन से परिवर्तन को दर्शाएंगी, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। एक बात हो, ये जो परिवर्तन होगा, इस प्रकार के परिवर्तन में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे जो परिवर्तन होंगे, ऐसे परिवर्तनों में ये बात का ध्यान रखेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित भी होती है, अर्थात ऊर्जा मुक्त भी होगी, ऊर्जा प्राप्त भी होगी, ऊर्जा अवशोषित भी होगी, ऊर्जा का अवशोषण भी होगा, ऊर्जा अवशोषित भी होती है, ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित भी होती है। अर्थात ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, ऊर्जा अवशोषित भी होगी, ऊर्जा को उत्सर्जित भी किया जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण भी किया जाएगा, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गैसें उत्पन्न हो सकती हैं, प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण का मतलब ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, ये सारी की सारी बातें भी उत्पन्न हो सकती हैं, ये भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। ऊर्जा का, ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, अवशोषण भी और उत्सर्जन ये भी हो सकता है। ये जो विशेषताएं होंगी, ये अगर आपको कहीं दिखाई दे जाएं, तो ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इन बातों को ध्यान रखें, बस कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल मुख्य हमारे विज्ञान विषय की एक बहुत सुंदर विशेषता है। ये विशेषता ये बताती है, ये होती है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारी बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम आसानी से जो उनके उदाहरण है उनको भी आसानी से बता देंगे। अगर हमें पता चल रहा है कि अगर हमने भौतिक परिवर्तन के गुणों को देख लिया है कि भी ये बातें होती हैं, कोई नए पदार्थ का निर्माण होता नहीं है, केवल उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो वहां बता दें, जैसे गलना है, पिघलना है, किसी वस्तु को काटना है, फाड़ देना, ऐसी प्रक्रियाओं को करने से उनके केवल लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, इनमें ही परिवर्तन होता है। उनके रासायनिक गुणों में, उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता है। ये ध्यान रख लेना, जहां नया पदार्थ बन गया, समझ जाना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इनको देख लेना, इनको आप उतारना चाहें तो उतार भी इनको सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रासायनिक परिवर्तन और इससे संबंधित कुछ हमने क्या देखे, नियम देखे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करते हैं। देखें, कुछ उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें उदाहरण होंगे। और उसके बाद जब हम कल एक और नई क्लास लेकर आएंगे, कल जब हम देखेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ इसके पीवाईक्यू देखने का प्रयास करेंगे। कुछ जो पेपर में पीछे आए थे, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या पीछे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको हम देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण की यदि हम बात करें कि कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण में सबसे पहले कि
अगर हम जला रहे हैं कागज, कागज का जलना, कोयले को जलाना, ये जो परिवर्तन होगा, ये जो परिवर्तन होंगे, कागज कोयले को जलाना, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसकी अगर हम समीकरण देखें तो कार्बन होता है, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ऊष्मा भी देगा। क्या भी देगा? तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न हो रही है? ये गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर गैस उत्पन्न हो रही है, गैस हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो सकती है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न हो सकती है। गैस यदि उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब कौन से प्रकार का परिवर्तन होगा? वो परिवर्तन आपका कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। एक हो सकता है आपका किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया सामान्यतः क्या होती है? चीनी का किसमें परिवर्तन होना? अल्कोहल में परिवर्तन होना। किसमें? अल्कोहल में। चीनी से अल्कोहल में जब परिवर्तन, या हम अगर हमसे पूछे कि चीनी से अल्कोहल का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो चीनी से क्या बन गई? अल्कोहल। चीनी के गुण इससे पूर्ण रूप से क्या है? भिन्न है। इसका मतलब है कि नए पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अर्थात किण्वन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार का परिवर्तन होगी? रासायनिक परिवर्तन होगी। कौन सा परिवर्तन होगी? रासायनिक परिवर्तन होगी। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना या दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, ये दोनों भी जो परिवर्तन होंगे, ये परिवर्तन भी आपके किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? ये परिवर्तन भी आपके रासायनिक परिवर्तन होंगे। किण्वन की प्रक्रिया या फिर दूध से दही का बनना या दूध का खट्टा हो जाना, ये परिवर्तन भी आपके किस प्रकार के परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और क्या हो सकता है? एक प्रक्रम होता है पाचन। पाचन में भोजन का पाचन होना। भोजन का जो पाचन होता है, ये भोजन का पाचन भी किस प्रकार की प्रक्रिया, किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भोजन का पचना या भोजन का पाचन होना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और क्या हो सकता है? एक होता है आपका शोषण। कौन सा परिवर्तन? शोषण। शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो शोषण की जो प्रक्रिया है, शोषण, शोषण भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और कोशिका के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होंगी, चयापचय क्रियाएं, जितनी भी चयापचय क्रियाएं हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होंगी कोशिकाओं के द्वारा जो की जाएंगी, उत्सर्जन वगैरह, शोषण वगैरह, पाचन की क्रिया और जितनी भी जो प्रक्रियाएं होंगी, वो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होंगी, वो कौन सी प्रक्रिया होगी? किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। एक और जो पौधों के द्वारा की जाती है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों के द्वारा की जाती है, वो प्रकाश संश्लेषण भी आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो वो भी आपका क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण भी आपका कौन सी अभिक्रिया को बताएगा? रासायनिक परिवर्तन को बताएगा। दहन या जलना एक ही बात है। यदि किसी पदार्थ का हम दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो भी आपका, मैंने बता दिया आपको, किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये रासायनिक परिवर्तन होगा। कोयले का दहन होना, या हम कोयले को जलाएंगे, या सल्फर का दहन होना, या मैग्नीशियम रिबन का दहन होना। किसका? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम रिबन का क्या होना? दहन होना। और क्या हो सकता है? और हम जब दिवाली पर या त्योहारों पर पटाखों का आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी का ये पटाखों का या जो फूल जड़ियां होती हैं, फूल जड़ियों का जलाना को जलाना भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा?
कौन सा परिवर्तन है? फुलझड़ियों का जलाना, पटाखों को जलाना, आतिशबाजी करना। ये आतिशबाजी जो है ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? आतिशबाजी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ में कुछ अरुचिकर गैसें भी क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो ये जो पटाखों और फुलझड़ियों को जलाना है ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और क्या हो सकता है? एक होता है जब लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है और साथ में जल भी उसके साथ रहता है। जब लोहा नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है। और क्या हो सकता है? चांदी का काला पड़ना। चांदी का काला पड़ना, ये चांदी भी जब काली पड़ती है तो ये भी एक किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक और हो सकता है पौधों की वृद्धि होना। पौधों की वृद्धि होना, या हम कहें कि हम कह सकते हैं कि फलों का पकना। फलों का पकना, फलों जब पक जाएंगे तो फलों का पकना भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा? फलों का पकना भी आपका रासायनिक क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका था कुछ रासायनिक परिवर्तन की बात। और कुछ बातें कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। पेड़ से पत्ते का गिरना, बताइए किस प्रकार का परिवर्तन है? पेड़ से पत्ते का गिरना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पेड़ से पत्ते का गिरना, या अगर हम लकड़ी को काट रहे हैं, एक लकड़ी या पेड़ को काटना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो लकड़ी को काटना तो आपका क्या होगा? लकड़ी को काटना भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी को जलाना कौन सी प्रकार का परिवर्तन होगा? लकड़ी को जलाना। और क्या हो सकता है परिवर्तन? एक होता है आपका जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं प्रवाहित, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? निर्माण और साथ में जल की भी प्राप्ति होती है। और चूने का पानी जब और ज्यादा इसमें प्रवाहित करेंगे हम विद्युत धारा, इसमें जब हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है? CaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और इसका पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो ये दूधियापन इसका खत्म हो जाता है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनाइट। ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये भी आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें भी ऊष्मा भी प्राप्त होगी हमें, कुछ ऊष्मा नहीं होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी जादूगर या कोई भी व्यक्ति किसी पानी से भरे हुए, ये कोई पानी से भरा हुआ आपका कोई पात्र है, और इस पानी से भरे हुए पात्र में जब कोई व्यक्ति सोडियम का टुकड़ा डालता है तो पानी में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। पानी में क्या लग जाती है? आग। पानी जलने लगता है, या हमें लगेगी पानी में क्या होने लगा? आग लगने लगी। इसके पीछे का क्या कारण है? कौन सी इसमें साइंस है? कौन सी रॉकेट साइंस है? या ये कोई जादू? तो ये जादू नहीं है। इसके देखिए कि जब सोडियम में जल डाला जाता है, क्या डाला जाता है? सोडियम, जल में सोडियम को डाला जाता है, तो जब इसकी क्रिया होगी तो एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। और साथ में एक गैस निकलती है
कौन सी गैस है वो? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। इस ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देती है? जला देती है। इस हाइड्रोजन को जला देगी, और जब हाइड्रोजन जल जाएगी तो हमें ये लगेगा कि पानी में क्या लगने लगी है? आग लगने लगी है। इसका ओरिजिनल कारण ये, क्योंकि सोडियम जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, और साथ में धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? ये ऊष्मा जो निकली है इस हाइड्रोजन को क्या कर देती है? जला देती है, जिससे हमें लगता है, हाइड्रोजन के जलने की वजह से हमें ये लगता है कि जैसे पानी में क्या लगने लगी? आग लगने लगी, जबकि वास्तविकता में ये होता है इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो सेव होता है, एक और एग्जांपल, चलो इस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक और ले लें कि जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्या मिला देते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या होता है कि HCl को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिला दिया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में क्या बनेगा? साथ में आपका क्या बनता है? जल बनता है। साथ में क्या बनेगा? जल बनता है अत्यधिक और लवण। और ये जो अभिक्रिया है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में HCl गैस मिला दी जाती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो सफेद धुआं निकलता है। कैसा धुआं? सफेद धुआं निकलता है। हम देखते हैं कि जब कोई जादूगर क्या करता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब क्या मिला देता है? HCl मिला देता है, तो अत्यधिक मात्रा में सफेद धुएं की क्या निकलते हैं? गुब्बारे निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। जो वो किसकी वजह से होता है? वो इसी की वजह से होता है। इसका भी कौन सा परिवर्तन है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक और हो सकता है, जब जो सेव होता है, कटे हुए सेव का जो रंग है उस रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कटे हुए सेव के रंग में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन। सेव में हम मानते हैं कि आयरन तत्व होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है, जो भूरे रंग का हो जाता है। अर्थात हम कहते हैं कि कटे हुए सेव का रंग भूरा होने लगता है। वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। एक और उदाहरण हमें याद आ रहा है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं, एक और अभिक्रिया है जब हम कॉपर सल्फेट, जब हम क्या करते हैं? ये हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील Fe को डाला जाता है, आयरन को डाला जाता है, तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। इसकी अभिक्रिया यदि हम देखें तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? Fe के साथ करवाते हैं, तो Fe इसको विस्थापित कर देगा और FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर वहां से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला रंग होता है। जब Fe इसमें डाल दिया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका पीछे का कारण भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर पर आप देखते हो कि कॉपर को जो वायु में खुला छोड़ देते हैं, कॉपर को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है।
जो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो ये भी जो अभिक्रिया है, ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के हैं। कल कुछ एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण हम लेकर आएंगे, पीवाईक्यू लेकर आएंगे और उनको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनका व्याख्या के सहित उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफी। इन एग्जाम्पल से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उनके गुणों पर जरूर फोकस करें, उनको जरूर तसल्ली बख्श रूप से याद करें, ताकि जो एग्जाम्पल है उनको तो हम आसानी से पता लगा ही लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, कोई नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा, वो सारी बातें हमें पता लग जाएंगी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं तो हमें आगे की जो क्वेश्चन होंगे या उनके जो उदाहरण होते हैं उनको हम आसानी से समझ पाते हैं। सीईटी के लिए हम ये एक बैच लेकर आए हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर चलेंगी, तो आप इसका निश्चित रूप से फायदा उठाइए। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं, उसके साथ एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं, कुछ पीवाईक्यू भी हम उनके करेंगे जो किसी भी एक रेफरेंस बुक में या किसी अच्छी बुक में दिए हुए होंगे, तो उनके पीवाईक्यू को भी हम देखेंगे। तो आप निश्चित रूप से इसमें बने रहिए, निश्चित रूप से इसमें फायदा होगा। और सीईटी का जो और भी बच्चे हैं, कुछ कार्बन वाला एक टॉपिक जो हमारा चल रहा है, वो हमारे जो इसी चैनल पर हाइड्रोकार्बन वाला 10वीं कक्षा के लिए जो हमने चैप्टर प्रारंभ करवाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें भी हमने कुछ बातें करवाई हैं। कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, तो आप वहां से भी अगर देखना, अलग से भी हम लेकर आएंगे, लेकिन आप वहां से भी अगर देखना चाहें तो वहां से भी आप देख सकते हैं। विद्युत धारा और हमारा हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बाकी ये सीरीज तो हमारी सीईटी के लिए अलग से चल ही रही है। तो आज के लिए इतना ही काफी। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी करते रहिए। दूसरे जो सहपाठी हैं आपके और भी मित्र हैं, उनको भी जरूर इसके बारे में अवगत कराएं, उनको भी सूचित करें कि क्लासेस हमारी चल रही हैं। निश्चित रूप से आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, चाहे वो सीईटी एग्जाम हो, चाहे वो किसी दूसरी प्रकार की हो, सभी में आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।